everyone, here is Neelam, SRG Meerut. Before you having once again online session for you all regarding remedial module. This module is concerned about remedial teaching and remedial camp to be organized in the very coming session. I think it will be very helpful for you all that you have just get prepared yourself for this camp. जैसा कि हम अपनी वीडियो 1 में आपको भली भांति बता चुके हैं कि शासन की ये मंशा है कि ऐसे बच्चों जो अपनी शैक्षिक संप्राप्ति को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनका आउटकम अच्छा नहीं आ रहा है, उनके लिए क्यों ना एक प्रॉपर प्लानिंग की जाए। तो इसी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने आगामी सत्र के लिए 50 दिन का ध्यान आकर्षण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। और जो ये रिमेडियल मॉड्यूल ध्यान आकर्षण मॉड्यूल बनाया गया है, ये उन्हीं 50 दिन के कार्य दिवसों की पूरी रूपरेखा को लेकर है। ये पूरा नियोजित पाठ्यक्रम है और जिसके छोटे छोटे अंश हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपके सामने इस वीडियो को लाने का कारण यही है कि लॉकडाउन चल रहा है और हम सभी घर से ही अपने ऑनलाइन क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी के लिए ये वीडियो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल कि जब भी हमारे विद्यालय खुलेंगे तो प्रथम दिन से ही जो हमारी प्रणाली होगी ध्यान आकर्षण शिविर को आयोजित करने की, उसके बारे में गाइडलाइन के तौर पर कार्य करेगी। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। लेट्स टॉक अबाउट, एज आई टोल्ड येस्टरडे, कि हमने कल बात की थी डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स की, कि एक टीचर जब क्लास में प्रवेश करता है तो उसके सामने कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अवरोध बनकर खड़ी हो जाती हैं। और इस प्रक्रिया में हमने कुछ ऐसे टर्म्स पर भी चर्चा की थी कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे बच्चों को कैसे डील करना चाहिए। और इसी श्रृंखला में हमने चॉक टॉक मेथड, साथ ही साथ फैक्ट्री मॉडल और आस्क डिस्क्राइब आस्क मॉडल के बारे में विस्तार से बात की थी। आज टीचिंग लर्निंग के उसी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एक और नए बिंदु के बारे में बात करते हैं, दैट इज द लेटेस्ट मॉडल, कोचिंग एंड मेंटरिंग। एज द वर्ड कम्स कोचिंग, वी जस्ट क्लिक in our mind the concept of the coaching classes that are going to be organized by the different educative institutes. But here this doesn't mean coaching. Actually we can say coaching means कि जहाँ ऐसी संस्था या ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चों को शिक्षा तो प्रदान की जाए, परंतु उस शिक्षा में उन बच्चों के वैचारिक और उनके लब्धि स्तर का बिल्कुल ध्यान ना रखा जाए। अर्थात सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोचिंग से तात्पर्य एक ऐसे शिक्षण प्लेटफॉर्म से है जहाँ पर एक तैयार किया गया पूरा पाठ्यक्रम बच्चों को प्रदान किया जाता है और बच्चे उस तैयार किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है, चाहे वह उद्देश्य उस कक्षा में सफलता को लेना हो, अर्थात किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभागिता दिखानी हो और उसमें सफल होना। लेकिन जहां इस कोचिंग की हम बात कर रहे हैं उसका लॉजिक बिल्कुल भिन्न है बाकी सभी कंसेप्ट से। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब कोचिंग के द्वारा किसी बच्चे को शिक्षा दी जाती है, अर्थात कोई शिक्षक किसी शिक्षार्थी को अपने रुचि, अपने प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर शिक्षण देता है, दैट इज कोचिंग। ऐसे में जो शिक्षा देने वाला है वो कोच और जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो कोची की टर्म से उसको जाना जाता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे शिक्षण प्रक्रियाओं में बदलाव आया, उसी प्रकार ये पाया गया कि कोचिंग इज नॉट सो इफेक्टिव मेथड फॉर द टीचिंग प्रोसेस। तो ये कहा गया कि कोचिंग में क्योंकि शिक्षक की तरफ से ही सारी प्रक्रिया संपादित की जाती है और उसमें जो शिक्षा ग्रहण करने वाला कोची है उसका कहीं कोई स्थान नहीं होता, सो इट इज नॉट सो इफेक्टिव मेथड, वी मस्ट ट्राई टू चेंज इट। और तब निकल कर आई एक नई अवधारणा, दैट इज कॉल्ड मेंटरिंग। आजकल हम ये शब्द बहुत प्रचलन में सुन रहे हैं, मेंटर। तो मेंटर इज द पर्सन, ही कैन बी अ टीचर और अ सपोर्टिव पर्सन, कि वो टीचर भी हो सकता है, हमारी फैमिली का कोई सपोर्टिव पर्सन भी हो सकता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, एनीबडी एल्स
ones who wanted to support us. मेंटर अर्थात वही व्यक्ति जो हमें सपोर्ट करना चाहता है, हमारे अंदर छिपी हुई क्वालिटीज को और बाहर लाना चाहता है, उनको और ब्रिंग अप करना चाहता है, और उसके लिए वो विभिन्न विभिन्न तकनीक अपनाता है। लेकिन मेंटरिंग के कंसेप्ट में सिर्फ टीचर ही शामिल नहीं होता, उसमें उसकी जो भी स्ट्रेटेजीज है, उसके जो भी आइडियाज हैं, उसके जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, वो सब उसके स्टूडेंट की कैपेसिटी पर निर्भर करती है। क्योंकि वो वी हैव जस्ट टॉक अबाउट द CCE पैटर्न। तो एक मेंटर एवरी टाइम ही इज बिजी इन द असेसमेंट ऑफ द मेंटर और मेंटी। आई विल जस्ट टेल इट अबाउट कि मेंटर इज द पर्सन हु इम्पार्ट नॉलेज एंड मेंटी इज द पर्सन हु रिसीव द नॉलेज। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो यही है कि मुख्य बिंदु इस बात का यही है कि कोचिंग में एक शिक्षक सिर्फ अपने अनुसार, अपनी रुचि, अभिवृत्ति, मानसिक स्तर के अनुसार और अपनी आवश्यकता या के अनुसार ही वो बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है। जबकि एक मेंटर अपने सामने जितने शिक्षार्थियों को वो शिक्षा देने जा रहा है, उन सभी के वैचारिक स्तर के बारे में भली भांति जानता है और उसकी रणनीति प्रत्येक बच्चे के गुणों पर आधारित होती है। इट कैन बी वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स। तो अब ये पाया गया कि ये जो कोचिंग और मेंटरिंग का जो पैटर्न है, ये कहीं ज़्यादा प्रभावी है और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम सिर्फ एक कोच के तौर पर बच्चों को कल्टीवेट ना करें, बल्कि एक मेंटर के तौर पर सिर्फ उनके सिलेबस को ही हम उसमें इन्वॉल्व ना करें, बल्कि उनकी ऑल अराउंड पर्सनालिटी, इट मीन्स वी कैन से पर्सनालिटी डेवलपमेंट को फोकस बनाकर कार्य करें। जैसे अभी SRG की कार्यशाला लखनऊ में आयोजित की गई थी और वहाँ पर हमारी महामहिम महोदया, हमारी गवर्नर के द्वारा ये कहा गया कि आज हमारी शिक्षा में आवश्यकता है बच्चों को नैतिक मूल्यों में संवर्धन करने की। तो ये एक ऐसा बिंदु है जो कहीं ना कहीं कुछ समय से लुप्त होता जा रहा था। हम सभी का पूरा ध्यान सिर्फ पाठ्यक्रम पर आधारित सामग्री पर था और नैतिक मूल्य और संस्कारित शिक्षा कहीं पीछे छूटती जा रही थी। तो यहाँ एक मुख्य बिंदु ये है कि ध्यानाकर्षण शिविर में नैतिक मूल्यों को प्रदान करने के लिए भी बल दिया गया है कि हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम सकारात्मक बदलाव की दिशा में स्वयं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरंभ करें। और इसके लिए सबसे मुख्य बात है कि हम बच्चों के लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें, उनके लिए मृदुभाषी शब्दों का प्रयोग करें। तो यही चीज मेंटर में आती है कि एक मेंटर स्वयं को भी डे बाय डे डेवलप करता जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इस चीज का एक और लाभ होता है कि जब हम बच्चे के स्तर को आकलित करते रहते हैं और अपनी शिक्षण प्रक्रिया में निरंतर बदलाव करते रहते हैं, तो बच्चे भी हमसे जुड़े रहते हैं और बच्चों के जुड़ने का सीधा सीधा प्रभाव हमारे छात्र संख्या या नामांकन पर पड़ता है। और हम पाते हैं कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स थे वो धीरे धीरे कक्षा में लगातार आने लगे, विद्यालय में आने लगे। अगर हमारी शिक्षण की तकनीक प्रभावी ना हो, रुचिकर ना हो, बच्चों को बांधे रखने लायक ना हो, तो धीरे धीरे यही बच्चे जो हैं क्लास से ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उनका कक्षा में उनकी रुचि कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे उनका विद्यालय में आना भी कम हो जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिशें कर रही हैं कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी प्रकार से स्कूल तक लाया जाए। और ये सारे स्टेप्स जो ऑनलाइन क्लासेस के हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसका भी मेन लॉजिक यही है कि बच्चा अगर घर में है तो घर में भी वह उन सब चीज़ों को सुन सके, जिससे उसके मन में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो और वो विद्यालय की तरफ आना आरंभ कर दे। तो यहाँ हम बात कर रहे थे ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की, और यही हमने विचार किया कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की संख्या में कमी लाने के लिए इस रेमेडियल कैंप, जो कि 50 कार्य दिवसों का होगा आगामी सत्र में, को लागू करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर ये रेमेडियल टीचिंग रहेगी तो जाहिर सी बात है, उपचारात्मक शिक्षण अगर हम आयोजित करेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि बच्चों के स्तर में जो कमी है उस कमी को किसी भी प्रकार से दूर करके उन्हें उनके अगली कक्षा के लेवल तक लेकर आना। जैसे हमने बात की थी कि क्लास 1, 2, 3 के लिए एक ग्रुप बनेगा,
क्लास 4 और 5 के लिए 2 ग्रुप्स बनेंगे और इसमें उनको पिछली कक्षा का जो उनका संप्राप्ति स्तर है विषय आधारित, जैसा कि आप सब को ज्ञात ही है कि हमारे सब विद्यालयों में लर्निंग आउटकम्स की बुक्स भेजी गई थी, चार्ट्स भी भेजे गए थे, तो उसमें हर विषय से संबंधित, हर प्रकरण से संबंधित लर्निंग आउटकम वर्णित किए गए हैं। तो जब हम ये ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करेंगे तो उस समय जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे, मान लीजिए कक्षा 3 का बच्चा है और वो 4 में आने वाला है, तो पहले उसे कक्षा 3 के सारे बिंदुओं पर स्पष्ट समझ विकसित करनी होगी। तो ऐसे बच्चे को हम कक्षा 3 के समूह में रखेंगे। उदाहरण के लिए था ये आपके सामने प्रकरण, तो इसका ये प्रभाव होगा कि बच्चा जिस कक्षा में अब वो उसका नामांकन हो रहा है, उस कक्षा से पूर्व की कक्षा का जब उसे सारा ज्ञान मिल जाएगा, तब वो अगली कक्षा के सभी अवधारणाओं को, पाठ्यक्रम को आसानी से समझ पाएगा। यहाँ ये बात हो रही थी कि जब हम कक्षा में जाते हैं हमारे सामने बहुत चुनौतियां आती हैं, तो यहाँ एक टीचिंग लर्निंग साइकिल होता है हमारे चारों ओर, कि हम देखते हैं कि हमने बच्चे को कक्षा में किसी विषय का इंट्रोडक्शन दिया। आफ्टर गिविंग द इंट्रोडक्शन हमने बच्चों को अभ्यास करने के अवसर दिए। इस पूरी अवधि में एक टीचर हमेशा बच्चों को एसेस करता रहता है, आकलित करता रहता है, और जब बच्चे उस प्रैक्टिस में बिजी होते हैं तो उसके 2 रिजल्ट निकल कर आ सकते हैं। फर्स्ट, कि बच्चे ने उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया, एंड सेकेंड, कि बच्चे ने उस कंसेप्ट को नहीं समझा। जिन बच्चों ने कंसेप्ट को समझ लिया उनके लिए अगली रणनीति होगी एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी या टूल्स को प्रयोग करने की, कि हम उन्हें और अगले स्तर तक लेकर जाएं। वो बच्चे जो इस विषय को नहीं समझ पाए हैं उनके लिए हमें रेमेडियल क्लासेस की व्यवस्था करनी होगी। जब हम इन दोनों चीज़ों को आकलित कर पाएंगे तब हम बढ़ेंगे प्लानिंग की तरफ, कि अब हम क्या नियोजन करें, कौन सी ऐसी प्लानिंग करें, कौन सी टीचिंग प्रैक्टिस अप्लाई करें कि ये दोनों अलग अलग लेवल के जो बच्चे हैं ये अपने अपने स्तर से एक स्तर ऊपर की ओर चले जाएं। तो इस तरह से प्लानिंग करने के बाद हम पुनः इंट्रोडक्शन की अवस्था में आते हैं। तो दैट इज द टीचिंग लर्निंग साइकिल। देयर आर 4 components of this cycle. First, that is the very first is introduction. Second is practice. Third is planning. And fourth is again introduction. This cycle comes on. इस पूरे साइकिल में 2 चीजें हमारे सामने और आती है कि कक्षा में कैटेगरी तो बन गई कि कुछ बच्चों ने सीख लिया, कुछ बच्चों ने नहीं सीखा, लेकिन अब हमें उनका रेशियो, उनका रेट देखना होता है, उनकी गति पर ध्यान देना होता है। कुछ बच्चे बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, वहीं कुछ बच्चे बहुत स्लो लर्नर होते हैं। तो ये जो अलग अलग पेस है, हमें इस पेस के लिए भी अलग अलग प्लानिंग करनी होती है। तो हमें एक वी कैन से कि एक टीचर जो है क्लास में मल्टीपर्पज पर्सन है और वो उसके पास he has so many visions, so many approaches to fulfill, to follow and to imitate according to the necessity of the children. तो एक टीचर को ध्यान रखना होता है कि वो एक ही समय में बहुत सारे केस स्टडीज पर वर्क करता है और बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालता है। जैसा कि कल हमने चिंतन के स्तर के बारे में पढ़ा कि जॉन ड्यूई ने 6 चिंतन के स्तर बताए थे, साथ ही साथ शॉन ने 2 लेवल बताए थे कि एक टीचर क्लास में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये सब चीज़ें एक ऐसे पूरा साइकिल है जो साथ साथ चलता रहता है, और इसी चीज़ में एक टीचर को हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो क्लास में बच्चों के साथ किस तरह से एड्रेस कर रहा है, वो किस तरह से बच्चों को संबोधित कर रहा है। अगर हम मानक के अनुसार देखें तो एक टीचर को इंट्रोडक्शन के लिए 5 मिनट्स का टाइम दिया गया है, और बच्चों का जो एक्टिविटी का या उनका रिस्पॉन्स करने का जो टाइम है दैट इज 35 मिनट्स, एंड द लास्ट 5 मिनट्स दे आर सपोज्ड फॉर द इंटरैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम देखें तो एक पूरी बंधी बंधाई परिपाटी है, बंधी बंधाई क्लासिफिकेशन है जिसके अनुसार एक टीचर को कार्य करना होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर एक टीचर इस कंसेप्ट पर ध्यान रखेगा कि उसे कब कितना समय किस अवधारणा के लिए देना है, किस अप्रोच के लिए देना है, तो वो अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होगा, बिल्कुल सफल होगा। तो आज हमने बात की कि किस प्रकार से हम ड्रॉप आउट बच्चों को वापस विद्यालय तक ला सकते हैं, किस प्रकार से हम शिक्षण विधि चॉक टॉक मेथड, फैक्ट्री मॉडल, आस्क डिस्क्राइब आस्क मॉडल और कोचिंग एंड मेंटरिंग के कंसेप्ट को हम
टुगेदर वी हैव टू जस्ट फॉलो सो मैनी अप्रोचेज इन वन टाइम, कि एक ही समय में हमें बहुत सारी अप्रोच हम लोग प्रयोग करते हैं और उसके अलग अलग रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो जो भी रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं तुरंत उसके लिए एक प्लानिंग करना और प्लानिंग के बाद उस प्लानिंग को नियोजित करना, फिर उसको मूर्त रूप में डालना, ये सब प्रक्रिया चलती रहती है और उसका रिजल्ट एक टीचर को साथ साथ मिलता रहता है। एन एक्टिव टीचर इज दैट who always busy just to check out the students potential and he just try to enhance their hidden qualities also. It means we can say that we should cultivate so many virtues and qualities among the students that can be helpful for them for their upcoming life. As I told that हमारी राज्यपाल महोदया ने भी कहा कि नैतिक मूल्यों पर बल देना चाहिए और हमारे पाठ्यक्रम में हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं का, पाठों का विवरण होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने जो बहुत अच्छी बात ये बोली कि हम सभी को अपने वाक्य संयोजना और उसके प्रभावशाली प्रक्षेपण, उसके संप्रेषण पर ध्यान देना होगा। इट मीन्स वी मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग अप्रोच ऑल्सो। एक टीचर अगर अपने स्पीकिंग में, अपने भाषा में, अपने सामान्य व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा तो वो परिवर्तन धीरे 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 बच्चों में भी परिलक्षित होने लगता है। तो इसके बाद अपनी अगली वीडियो में आपके समक्ष लेकर आएंगे कुछ न्यू टेक्निक्स, कुछ न्यू टूल्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तब तक जितनी भी वीडियोस आपके सामने प्रेषित की जा रही हैं कृपया उनको ध्यान से सुनें, ये आपके आगामी सत्र के लिए बहुत लाभदायक होंगी। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपकी जितनी उलझनें, जितने डाउट्स, जितनी शंकाएं हैं वो सब मैं सॉल्व कर पाऊँ। आपके इसी सहयोग के लिए बार बार धन्यवाद। और मैं एसआरजी नीलम आज आपके समक्ष इस एपिसोड के द्वारा पुनः एक बार यही आह्वान करना चाहूँगी कि आप जितना बदलाव ला सकते हैं उतना बदलाव लेकर आए, कोशिश करें। बिकॉज मुझे यहाँ कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जेफ केलर की इन पंक्तियों से मैं अंत करना चाहूँगी इस वीडियो का। डेयर टू चेंज योर एटीट्यूड एंड टर्न योर फेलियर इनटू अपॉर्चुनिटीज। कि आप इतनी डेयर, इतना साहस लाएं कि आप अपने दृष्टिकोण को विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रखें, बदल पाएं। और साथ ही साथ आप में इतनी सामर्थ्य हो, इतनी कैपेबिलिटी हो, इतनी कैपेसिटी हो कि आप अपनी असफलताओं को भी सफलताओं में परिवर्तित करने की योग्यता रखें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।